अब अगर हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी वो ना बढ़ाई और जो जीएसटी है वो भी कम किया, तो फिर इससे जो टैक्स अहदाफ हैं वो हासिल करने में आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो हम इनके 3 साल हमारे गुजरे हैं इस हुकूमत के, उसमें जो अहदाफ इन्होंने रखे थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल हुए हैं। अब जो हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, तो अभी तो ये सितंबर तक तो मेरे ख्याल से ये रिकवरी वगैरह इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, क्योंकि सितंबर में आईएमएफ ने दांत तेज किए हैं और वो हमारे साथ बात करेंगे और वो कुछ न कुछ वो शिकायतें भी करेंगे कि जनाब आप ये रुपए की कदर को थोड़ा सा और गिरा दीजिए, शरह सूद वो बढ़ाने की बात करेंगे, कुछ इजाफी टैक्स लगाने की बात करेंगे, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस तरीके से देखें कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का इजाफा दिखाया है इस साल टैक्सों में, 1100 अरब रुपए का, और जो पिछले 3 वर्षों में इजाफा हुआ है मजमूई तौर पर वो 900 अरब का हुआ है। लेकिन ये 1100, ये कोई 5800 का बड़ा हदफ नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो खुद फरमाया था कि मैं 8000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उस हिसाब से इस साल का जो हदफ होना चाहिए था, जो मेरे मुल्क की पोटेंशियलिटी है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, हमारी जो पोटेंशियलिटी इस वक्त है वो है 10,000 अरब रुपया उस वक्त जबकि जीएसटी 17 से 5% हो और पेट्रोलियम लेवी 0 हो। इसलिए कि 25,000 अरब का तो ब्लैक जो है काला धन है। अब मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, ये टैक्स दे ही नहीं रहे हैं। यानी आपका पूरा एग्रीकल्चर 2 अरब रुपया दे रहा है, रिटेलर होलसेल वाले नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्टर्स नहीं दे रहे, एक्सपोर्टर्स नहीं दे रहे। अब मैं ये चाहता हूं कि हमने सब कमा लिया, अब कौम को भी ये समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हमें बहुत कुछ दिया है, अब जो हम कमाएं उस पर टैक्स दे दें, हमें किसी से कुर्बानी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं कि ये मैंने जो आपको कैलकुलेशन बता दी 5800 की, और उसकी तो इससे तो मुल्क चल ही नहीं सकता और ये हदफ हासिल होना मुश्किल नजर आता है। लेकिन आप ये देखिए कि फिर कर्जों का बोझ बढ़ेगा, फिर आप अपने असासे बेचेंगे। अब आप ये देखिए कि हमने डिपॉजिट लेने के लिए हम किस हद तक गए, मैं आपको बता दूं। रोशन डिजिटल अकाउंट में क्लॉज रख दिया हमने कि जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फायदा उठाया था, यानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं जो लोग, मुल्क के अंदर, उन्होंने दौलत लूट के बाहर भेजी, उस पर हमने ये कहा कि आप 6% दे दें, पैसा बाहर रख दें। तो 6% एक मरतबा उन्होंने दिया, उनका पैसा वाइट हो गया। अब उनको कहा कि आप 6.5% पर ईयर पर यहाँ ले आए, यानी अगर वो 3 साल के लिए पैसा यहाँ लाते हैं तो उनको 20% कमा गया, बाहर वो कमा रहे हैं आधा परसेंट, 1%। तो इतनी महंगे पर जब आप लाए देंगे उनको, उन लोगों को जो लूट के ले गए थे, तो फिर आगे इनको वापस भी तो देना है। फिर आप देखिए कि हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है सीपैक है, जो गेम चेंजर बन सकता था, उनकी मुनाफे की शरह बहुत ज्यादा है, वो भी आपको वापस करना है। तो मुझे जो परेशानी है वो ये है कि आपको हमें पता है कि मेरे मुल्क की जो बरामदात हैं, जिसको ये कारनामा कह रहे हैं, ये 2011 में जो थी वही आज है। 2011 में तो डॉलर 88 रुपए का था, आज 157 रुपए का है। उसके बाद अगर हम 2011 की बराबर पहुंचे, तो जो मुल्क चला है वो तरसीलात पर चला है। 3 वर्षों में 73 अरब डॉलर की तरसीलात अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। लेकिन ये बरकरार रहेंगे जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं। तो अगर ये खुदा न खास्ता ये गिरती हैं, जो कि गिरेंगी, तो इसको तो हम यूज करना चाहिए हमें मुल्क की सरमायाकारी के लिए, ताकि 10% ग्रोथ होती। हम इसको तिजारती खसारे के लिए कर, बरामदात मेरे मुल्क की कम है, रेमिटेंस से ज्यादा है, ये नहीं चलेगा। इसमें 111.4 भी है, इसमें FATF भी बीच में आ सकता है, 40% सऊदी अरब और UAE से भी हैं, जहाँ के हालात आपको पता है। तो अब हमें ये सब देखना है कि हमें प्लान करना है। ये सलामती का मसला है पाकिस्तान का, मईशत का मसला है, अवाम का है, कि तमाम वसाइल के होते हुए क्या हम एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो कि मुल्क को 10% लेके जाए और हम खुद हंसारी की तरफ जाएं। इसलिए कि जौहरी ताकत के बाद पाकिस्तान पर जो खतरात हैं, मैं आपको बता दूं, न्यू ग्रेड गेम के तहत जो हमारे खतरात हैं, ये कौमी सलामती का मसला है। खाली ये मसला नहीं है कि अवाम जो है महंगाई से तंग आ गए, हुकूमत परेशान हो गई, कि एहतजाज हो रहा है, पॉपुलरिटी खत्म हो गई। ये मसला सिर्फ नहीं है, मसला सलामती का है। अफगानिस्तान हमारे साथ, आपको पता है मसला क्या है, भारत जो कुछ कर रहा है, FATF कर रहा है, IMF कर रहा है, अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम है। इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि कौमी सलामती कौंसिल जो है इन चीज़ों पर भी गौर करे कि क्या कानून ये मुल्क में नहीं बन सकता कि अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, तो जो उसने बुनियादी नुकात दिए थे जिस पर कि उसको वोट मिला, अगर उससे 100% इनराफ करती है, तो क्या फिर उसको हक़ हुक्मरानी रहता है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में सुमोटो ले सकता है, या हम जा सकते हैं उनके पास कि जनाब हमने तो वोट इस चीज़ पर दिया था? तो उस पर अगर 100% बुनियादी चीज़ों पर इख्तलाफ कर रहे हैं। मसला मैं आपको एक बात बता दूं, 2013 में
सबसे कम जो बजट रखा था तालीम और सेहत का था वो 7.6% वो पीटीआई का था। अब 9 साल हो गए, अभी उन्होंने उसका आधा भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 11% रखा था, उन्होंने उसका 1/3 भी नहीं किया। तो जो केपी में 9 साल के बाद आज है तालीम और सेहत का बजट, वही है जो सिंध में पीपल्स पार्टी का है या पंजाब में पीएमएलएन का पहले था। तो ये एक पार्टी का मसला नहीं है। मुशर्रफ ने भी यही किया, इन तीनों पार्टियों ने यही किया। तो अब इन तमाम चीज़ों को बैठ के एक दफ़ा सोचना होगा कि अगर ये तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं कि अगर हर किस्म की आमदनी पे वफाक और सूबे टैक्स नहीं लगाते, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते, जीएसटी को कम नहीं करते, पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं करते, सर्कुलर डेट का मसला जो 2400 अरब का है हल नहीं करते, हमारे पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारे जो है बॉन्ड्स, हम सुकूक बॉन्ड्स महंगी शरत पर बेच रहे हैं, तो आखिर ये जो जौहरी ताकत है जिन लोगों की नज़रें हमारे ऊपर हैं, तो वो क्या हम सीपैक को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें भी। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि अब हम इस चीज़ पे गौर करें? इमरान साहब को मैं समझता हूं अगर वो ये फैसला कर लें कि जो उनके गिर्द लोग हैं उनको हटाएं और 22 करोड़ आदमियों से आप कहें कि मेरा ये एजेंडा है, मैंने महंगाई कम करनी है, मैंने टैक्स कम करना है, आप मुझे सपोर्ट करें, तो आप देखिएगा कि ओवरनाइट जो है चेंज आना शुरू हो जाएगा। वरना मुझे खदशा यही है, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेशन दे सकता हूँ अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए, मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 2075 तक 2075 तक खुदा न खास्ता बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है कि मेरे मुल्क की फीकस आमदनी जो है OECD ममालिक से कम होगी। इसमें कतई कोई शुबा नहीं है। मिनिस्टर को पता है, स्टेट बैंक को भी पता है, बोलते नहीं है। तो क्या मेरे जौहरी ताकत इसलिए हम बने थे कि हम माशी कुव्वत ना बने? क्यों हम देखिए सीपैक यहाँ पर है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे पास समंदर के ज़खायर हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर के ज़खायर हैं, हमारे पास मिनरल्स के ज़खायर हैं। तो श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से कहाँ पहुँच गए हो, हम कहाँ हैं? तो एक दफ़े सोचना तो पड़ेगा कौम को भी, और आपकी शायद ये जिम्मेदारी आवाम को एजुकेट करें, आवाम को बताएं कि अल्लाह मियां ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। जफाकश किसान हैं, मेहनती मजदूर हैं, मिनरल्स हमारे पास है, एग्रीकल्चर हमारे पास है, मौसम हमारे पास है, ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे पास है। तो ये सब हम 3% 4% पे कब तक चलेंगे? ये तो बड़ा अहम सवाल है। और कर्जों के बोझ पे कब तक चलेंगे? खुद निसारी की तरफ क्यों नहीं जाते? हमारा जो, आपको मैं बता दूं अगर, कि हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग्स रेट है वो 4-5% पर आ गया, जो किसी ज़माने में 20% पे होता था। भारत में 32% है। तो जब आप बचतें गिराएंगे तो फिर कर्जे लेंगे। तो मुझे ये है कि मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में सब कुछ है, हमने आवाम को एजुकेट करना है, हुक्मरानों को पकड़ना है, उनसे पूछना है कि भाई आपका जो ये एजेंडा था, आपका जो ये मंशूर था, ये आपने फेंक दिया। अब देखिए जो इस वक्त टीम है, जो इस वक्त जो टीम है, माशी टीम जो है, उनका तो उस एजेंडे से कोई ताल्लुक भी नहीं है जो इमरान साहब ने कमिट किया था, जिसपे आई एम श्योर कि वो चाहते थे वो करना। लेकिन जो लोग अभी चला रहे हैं मईशत, उनका उस एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग हैं वो उस मंशूर को बिलीव ही नहीं करते। और ये सब IMF का खेल है। मैं आपको बता दूं, एक जुमला आपको बता दूं कंक्लूडिंग, नॉम चॉम्स्की 97 ईयर्स का आदमी है, बहुत दुनिया में रेस्पेक्ट है। वो ये कहता है, लिख के तहरीर है उसकी, कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। हमें सोचना है कि हम इतने गलत फैसले जो कर रहे हैं तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? क्या दानिशमंदी में तो कमी नहीं है उन लोगों की? तो ये मेरा है कि मैं चाहता हूं कौन सोचे। डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपकी इजाजत से जमील का लास्ट कमेंट चाहूंगी। जमील, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी और इस पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरह गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब क्या गरीब आदमी तो ये कहेगा ना कि हमारा गाड़ी से क्या लेना देना। गरीब आदमी, हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में, तो गरीब आदमी का लेना देना तो आटा, दाल, चीनी किस रेट पे मिल रही है, महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, गाड़ी तो लग्जरी में आती है। वैसे मेरा आपसे एक जनरल सवाल है कि हम लोग मोबाइल ज्यादा खरीदते हैं या गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं? तो एक कॉमन सी राय होगी कि यकीनन हमारे हर बंदे के पास मोबाइल ज्यादा होती है। तो मोबाइल की जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी, मोबाइल की जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी, दैट वाज 34%, और इस बजट में वो 240% कर दी गई है। 240%। यानी अब गाड़ियां कितने लोग खरीदेंगे ये तो हमें भी पता है, कितने लोगों की इस्तेदाद होती है कि वो गाड़ी खरीदें, और मोबाइल ज्यादा खरीदते हैं। तो उसकी ड्यूटी आपने इतनी बढ़ा दी, यानी एक नॉर्मल सा जो मोबाइल है, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 35% से आपने बढ़ा दी, कितनी कर दी? 240%, यानी कई गुना बढ़ा दिया आपने। तो उसको कौन रजिस्टर करेगा? और एक आम आदमी, उसका तो गाड़ी लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती। लोग अगर जमा करके 12-13 लाख की गाड़ी ले भी लेते हैं तो गाड़ी अफोर्ड करना सबसे बड़ा, जब आपका पेट्रोल महंगा होगा, जबकि उसकी ऑयल चेंज कराना महंगा होगा, तो वो किस तरह से अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाएगा? और दूसरा, नेचुरल यानी इको बैलेंस
उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वही जो मैं पहले कह चुका हूँ, खान साहब बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, खान साहब की टीम बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल सुबह 10:30 बजे जॉल्टा बाइक्स पाकिस्तान की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, पहली इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बाइक, जिसको उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान कर रहे हैं। मैं खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कल सुबह 10:30 बजे होगा, वो लाइव भी जा रहा होगा बहरहाल। लेकिन ये अच्छे डिसीजन हैं, बड़े अच्छे डिसीजन हैं, लेकिन इन्फोर्स कौन कराएगा और गवर्नेंस किस तरह से एप्लीकेबल होगी कि पॉजिटिव और राइट गवर्नेंस हो जिसका फायदा एक आम आदमी को पहुंचे, जिसके लिए आप ये डिसीजन ले रहे हैं। मेरे ख्याल में गाड़ियों की कीमतों के ऊपर असरात डालना भी अच्छा है, उसको कम करने से ज्यादा बेहतर था कि आप नेसेसिटीज की तरफ आते। अभी आपने टैक्सेस में छूट की बात की है, तो दूसरी तरफ आपका टैक्स कलेक्शन का टारगेट भी बढ़ा है, तो टैक्स कलेक्शन का टारगेट आप कैसे पूरा करेंगे जब आपने टैक्सों में इतनी छूट दे दी। और जो मिडिल क्लास आपका तबका है, जो कि सैलरीड तबका है, वो तनख्वाह लेने से पहले अपना टैक्स कटवा बैठता है। आप और हम अपना टैक्स कटवा बैठते हैं, हमें देना होता है हर हाल में। यानी अगर एक बंदा फर्ज 10 लाख ले रहा है तो उसे 25% टैक्स दे रहा है, 2.5 लाख रुपए टैक्स तो वो दे रहा है महीने का। सबसे ज्यादा टैक्स वो पे कर रहा है और सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो है और सबसे ज्यादा झटका भी उसी को आप दे रहे हैं। तो खान साहब को उस मिडिल क्लास को जो ग्रे एरिया में खड़ा है, जो गरीब और अमीर के बिल्कुल दरमियान में और सबसे बड़ा वोटर है पाकिस्तान का, और खान साहब का भी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वोटर वो है, उसकी हालत गुजार को बेहतर करने के लिए आपको नेसेसिटीज को सस्ता करना होगा, जो उसको डेली रहन सहन के लिए जरूरी है। नमक, आटा, चीनी, दालें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि फोन्स और लग्जरी आइटम्स लाइक कार। ठीक है जी। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, जमील फारूकी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।